हाँ तो विद्यार्थियों, पिछले क्लास में हम ये देख रहे थे कि कोई सदिश समतलीय है अर्थात किसी प्लेन में है तो उसके दो समतलीय लंबवत घटक हम किस प्रकार से तोड़ सकते हैं। तो जैसा कि हमने समझा था कि ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये कोई वेक्टर है, ये कोई सदिश है जो x अक्ष से थीटा कोण पर है, x अक्ष से थीटा कोण पर है। तो इस सदिश का कितना घटक x अक्ष की दिशा में है वह निकालने के लिए हम यहाँ पे जैसे कि यहाँ से लंब डालते हैं और इसे तीर के रूप में दिखाते हैं, और इसी सदिश का y घटक निकालने के लिए जो है सो कि यहाँ से हम इस y अक्ष पे लंब डालते हैं और इसे हम तीर के रूप में दिखाते हैं। अब यदि इस सदिश का नाम a रख दिया जाए और सदिश a x अक्ष से थीटा कोण पर हो, तो ये वाला जो तीर है, ये जो सदिश है, ये सदिश a का वह हिस्सा है, वह घटक है जो x अक्ष की दिशा में, और ये वाला जो तीर है सदिश a का ही वह घटक है, वह हिस्सा है जो y अक्ष की दिशा में है। अब कितना है उसका परिमाण निकालने के लिए उसे हम ax से दिखाएंगे और इधर वाले को ay से। और फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि इसका क्या होता है, a cos थीटा और ay बराबर क्या होता है, a sin थीटा। कोई दिक्कत? ओके, तो यदि पुनः हम चाहें सदिश a के परिमाण को प्राप्त करना तो हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं या नहीं। फिर से सोचिए, ये जो दोनों घटक है इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए, सदिश योग कर दिया जाए ax और ay का, तो हमको क्या मिलेगा, तो पुनः हमें सदिश a ही प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो ये जो सदिश a है उसको प्राप्त करने के लिए उसके घटक का स्क्वायर करके अंडर रूट हम लोग कर सकते हैं। ओके, यदि हमें ये पता करना हो कि परिणामी सदिश की जो दिशा है अर्थात ये जो सदिश a है वह x अक्ष से कितने कोण पर है, तो शायद हम लोग ऐसा कर सकते हैं, सदिश a की दिशा के लिए हम लोग tan थीटा ले सकते हैं, और tan थीटा और क्या होता है, लंब बटा आधार। तो ये ay है तो ay हो जाएगा, और ये कितना है, ax है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ay बटा कितना, ax। मतलब ये कि कोई सदिश x अक्ष से थीटा कोण पर है तो वह थीटा फाइंड आउट करने के लिए, वह एंगल निकालने के लिए, जो सदिश a है उसकी दिशा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सदिश का y घटक बटा सदिश a का x घटक, जो सदिश हमको दिया रहेगा दिशा निकालने के लिए, जिसके दो घटक हमको पता रहेंगे, उसमें y घटक ऊपर रख देंगे, x घटक नीचे रख देंगे, हमको वो एंगल मिल जाएगा जो x अक्ष से सदिश बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे दिशा निकाल सकते हैं, इससे परिमाण निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गई द्विविमीय सदिश, क्योंकि ये प्लेनर है, 2 डायमेंशनल है। लेकिन यदि कोई वेक्टर 3D में है, 3 डायमेंशनल, अगर कोई सदिश जो है 3 डायमेंशनल है तब उसके घटक कैसे तोड़ सकते हैं। अब 3 डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ, जरा समझते हैं। थ्री डायमेंशनल का मतलब, त्रिविमीय का मतलब यह हुआ कि जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है। अब इसी को मैं यदि प्रैक्टिकल दिखाने का प्रयास करूं तो शायद ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, तो बोर्ड पे हम लोग यहाँ से बाहर तो नहीं बना सकते, लेकिन ये जो मैंने क्यूबोर्ड बनाया, जो मैंने घनाभ बनाया है, यह दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एक्स वाई जेड तीनों जो एक्सिस होते हैं वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं और कुछ इस प्रकार से होते हैं। अब देखने का प्रयास कीजिए,
ये वाला कौन सा x, ये वाला y और ये वाला z जो सतह से बाहर है। तो जब 2 डायमेंशनल होता है तो वेक्टर जो होता है वो xy प्लेन में होता है, मतलब सदिश यहाँ होता है। तो उसका एक घटक हम x अक्ष में और एक घटक y अक्ष में तोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे परेशानी क्या है कि यहाँ पे 3 एक्सिस है, एक है x, एक है y और एक है z। और जो वेक्टर है वो किसी प्लेन में नहीं है। अगर ऐसे हो जाए तो वो प्लेन में है। कौन से प्लेन में है? ये y है और ये z है तो yz प्लेन में। अगर वेक्टर ऐसे हो जाए तभी ये प्लेन में है। कौन से प्लेन में है? ये x है, ये z है तो xz प्लेन में है। कोई वेक्टर ऐसा हो जाए तो ये भी प्लेन में है। कौन से प्लेन में है? x और y, xy प्लेन में है। लेकिन अगर कोई सदिश ऐसा हो जाए तो अब ये किसी प्लेन में नहीं है। इसके जो घटक होंगे वह 3 होंगे और जो है सो कि हम इसे 3 घटकों में विभाजित करेंगे। मतलब अगर ऐसे कोई वेक्टर है जिसका कुछ हिस्सा x एक्सिस की ओर है, कुछ हिस्सा y एक्सिस की ओर है और कुछ हिस्सा z एक्सिस की ओर है, उन तीनों को हम लोग अलग अलग दिखाएंगे। यदि सदिश का नाम r मान लिया जाए तो rx इधर होगा, ry ऊपर होगा, rz इधर होगा। ठीक है, यह हमारे मानने के ऊपर है कि हम x y z किसको मान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरह से डायग्राम है हम लोग x इसको मान रहे हैं, y इसको मान रहे हैं, z इसको मान रहे हैं। ठीक है, तो कोई हमारे पास एक वेक्टर है, एक सदिश है जो इस प्रकार से, और सदिश जो है उसका नाम क्या है? r। अब यह जो सदिश r है वह x अक्ष से अल्फा कोण पे है, x अक्ष से अल्फा कोण पे। अब हो सकता है कि ये जो वेक्टर है आपको ऐसा दिख रहा हो कि यह xy प्लेन में 2D में, लेकिन ये 2D में नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि जो है ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और एक z एक्सिस। ये जो एक्सिस आपको ऐसे बाहर की तरफ, ये जो डायग्राम है उसके हिसाब से आपको बाहर की तरफ दिख रहा होगा, लेकिन ये z एक्सिस है। और ये जो वेक्टर r है वो इस प्लेन में नहीं है, वो ऐसा है। इस बात को समझिए। और ये इस प्रकार से है कि सदिश ये जो है, ये जो r है वो x अक्ष से अल्फा कोण बना रहा है। ये जो अल्फा मैं बोर्ड पे दिखा रहा हूँ वो ये वाला कोण है। इस बात को समझिए आप। ठीक है, तो ये जो सदिश r है जो बोर्ड पे दिख रहा है ये बोर्ड पे नहीं है, वो बोर्ड से बाहर है ऐसे, वो 3D में है, 3 डायमेंशनल। मतलब उसका कुछ हिस्सा x एक्सिस की ओर है, कुछ y की ओर है, कुछ z की ओर है। ठीक है, तो यह जो सदिश r है वह x अक्ष से अल्फा कोण बना रहा है, y अक्ष से भी कुछ कोण बना रहा है और उसका नाम हमने दिया है बीटा, बीटा कोण बना रहा है। और यही सदिश r जो z एक्सिस से एंगल बना रहा है उसका वैल्यू है गामा। ठीक है, तो माना कि सदिश r, यह जो सदिश r है वह x अक्ष से कितना कोण बना रहा है? अल्फा, y अक्ष से बीटा और z अक्ष से गामा। ठीक है, तो यह जो सदिश r है तीनों एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। ठीक है, अब हमें अगर यह निकालना है कि कितना हिस्सा x अक्ष की ओर है सदिश r का, तो उसको हम rx कहेंगे। सदिश r का वह घटक जो x अक्ष की दिशा में है, सदिश r का वह घटक जो x अक्ष की दिशा में है उसे हम लोग rx से दिखाएंगे। rx और सदिश के रूप में दिखाना होगा तो उसको उसके ऊपर तीर लगा देंगे। या इसी को दिखाने का दूसरा तरीका है कि rx ये परिमाण हो जाएगा और i कैप लगा दीजिए, क्योंकि i कैप क्या होता है? x अक्ष की दिशा को बताता है। तो rx का परिमाण, सदिश rx का परिमाण rx हो जाएगा और उसका दिशा क्या हो जाएगा? i कैप, क्योंकि x एक्सिस की डायरेक्शन में बात हो रही है। ठीक है, तो ऐसे दिखाइए या ऐसे दिखाइए। यहाँ भी सदिश है और यहाँ भी परिमाण और दिशा अलग अलग करके दिखाया गया है, तो ये भी सदिश है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसी तरीके से सदिश r का वह घटक
जो y अक्ष की दिशा में होगा, जो y अक्ष की दिशा में होगा उसको क्या बोलेंगे, आर वाई। आप उसको लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, सदिश r का वह घटक जो y अक्ष की दिशा में है, वेक्टर आर वाई। यहीं पे आप क्या कर देंगे, ऐसे यहाँ पे आप y अक्ष कर लेंगे और यहाँ पे क्या कर लेंगे, आर वाई, या इसको क्या कर लेंगे, आर वाई का परिमाण और ये जे कैप। आई बात समझ में। फिर आप तीसरी लाइन क्या लिखेंगे, सदिश r का वह घटक जो z अक्ष की दिशा में है उसको क्या बोलेंगे, आर जेड। ठीक है, वेक्टर आर जेड, और या उसी को कैसे दिखाएंगे, आर जेड। और याद कीजिए जब इकाई सदिश पढ़ाए थे तो उस वक्त बताए थे कि जेड एक्सिस जो होता है, जो बाहर की तरफ होता है जेड अक्ष, उसके डायरेक्शन को दिखाने के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, तो के कैप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर जेड के कैप। आर जेड क्या है, सदिश आर का वह परिमाण जो जेड अक्ष की दिशा में है, और के कैप क्या है, जेड अक्ष के डायरेक्शन है, तो परिमाण और दिशा दोनों हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों लाइन आप लिख लें और जो है सो कि इसे समझने का प्रयास करें। तो अभी यदि मान लेते हैं कि सदिश r को हम तीन घटकों में तोड़ देते हैं, तो उसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है कि वेक्टर r जो है उसका तीन घटक होगा, rx, फिर कौन सा, ry, और फिर कौन सा, rz। मतलब rx सदिश r का वह घटक है जो x अक्ष की दिशा में होगा, ry सदिश r का वह घटक है जो y अक्ष की दिशा में होगा, और rz सदिश r का वह घटक जो z अक्ष की दिशा में होगा। तो पुनः इन तीनों सदिशों को यदि जोड़ा जाए तो हमें यही मिलने वाला है। ठीक है, ओके। तो इसी को दिखाने का एक और तरीका आप बना सकते हैं कि rx वेक्टर r बराबर, इसको हम लोग कैसे दिखाते थे, याद कीजिए, rx i कैप। इसको कैसे दिखाए थे, ry j कैप। और इसको अभी कैसे दिखाया, दूसरा तरीका, rz k कैप, इस तरीके से। तो आप चाहें तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये भी एक तरीका है जो वेक्टर के फॉर्म में सदिश r को आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग सदिश r का वह घटक जो x अक्ष की दिशा में है। ठीक है, सदिश r का वह घटक जो x अक्ष की दिशा में है। तो मैंने आपको एक चीज बोला था, जब टू डायमेंशनल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर मैंने पढ़ाया था, द्विमीय सदिशों घटक जब बताए थे, तो मैंने बोला था कि जिधर एंगल पता हो, जिधर एंगल आपको पता हो उधर हम लोग कॉस लेते हैं, और ठीक उसके परपेंडिकुलर जिधर नहीं एंगल पता होता है उसको हम क्या लेंगे, साइन लेते हैं, और बाकी उसका परिमाण उसको गुणा कर देते हैं सदिश के परिमाण से। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो rx आपको निकालना है उसके लिए क्या मैं r cos अल्फा लिख सकता हूं या नहीं, आप खुद सोचिए पहले। जो सदिश r है, जो सदिश r है वह x अक्ष से कितना कोण बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है। तो यदि अल्फा कोण बना रहा है तो सदिश r का वह घटक जो x अक्ष की दिशा में हमें निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, r का परिमाण और गुणे cos अल्फा कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो यहां से या इसी को ऐसे लिख सकते हैं क्या कि cos अल्फा बराबर rx बाई r। यदि ध्यान से देखिए तो r इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो rx बटा r बराबर क्या हो जाएगा, cos अल्फा। यह हो गया समीकरण 1। ठीक है, पुनः ry निकालना है, मतलब सदिश r का वह घटक जो y अक्ष की दिशा में है, तो r का परिमाण इंटू cos बीटा। अब देखिए मैंने क्या लिया, जब y घटक निकालना है तो सदिश r का परिमाण ले लिया और cos बीटा ले लिया, क्योंकि जो सदिश r है वह y अक्ष से कितना बना रहा है, बीटा, और जिधर एंगल होता है उधर क्या लेना था, cos। तो क्या हो गया, r cos बीटा। या इसी को आप ऐसा बोल सकते हैं कि cos बीटा बराबर आर वाई बटा कैपिटल R लिख सकते हैं। इसको मान लीजिए समीकरण 2। पुनः आर जेड
सदिश आर का वह घटक जो जेड अक्ष की दिशा में है, तो उसे यदि निकालना हो तो सदिश आर का परिमाण और सदिश आर जेड अक्ष से कितना कोण बना रहा है, तो वह बना रहा है गामा, तो क्या हो जाएगा कॉस गामा। ठीक है, या इसी को आप क्या बोल सकते हैं, कॉस गामा इज इक्वल टू आर जेड बाई कितना आर। ये हो गया समीकरण 3। ठीक है, तो यहां से आप जैसे कि x कंपोनेंट इतना होगा, y कंपोनेंट इतना होगा और z कंपोनेंट इतना होगा। अब आर एक्स बराबर आर कॉस अल्फा से चेंज करेंगे तो कॉस अल्फा बराबर आर एक्स बटा आर होगा, कॉस बीटा बराबर आर वाई बटा आर होगा और कॉस गामा बराबर आर जेड बटा आर होगा। ये जो समीकरण 1 है, समीकरण 2 है और समीकरण 3 है, इन तीनों समीकरण का स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर देते हैं और स्क्वायर करने के बाद इसको ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, तो तीनों समीकरण को यदि हम लोग इसको जोड़े स्क्वायर करके तो क्या मिलेगा हमें, जरा ध्यान दीजिएगा। कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर आर एक्स स्क्वायर बटा आर का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बीटा बराबर आर वाई का स्क्वायर बटा आर का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर गामा बराबर आर जेड का स्क्वायर बटा आर का स्क्वायर। जो तीनों समीकरण थे दोनों तरफ यदि स्क्वायर कर दिया जाए तो ऐसा हो जाएगा और इनको जोड़ा जाए तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर इधर क्या होगा आर एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो एलसीएम देख लीजिए क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर, तो क्या आएगा ऊपर आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर और प्लस आर जेड का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जो आर एक्स का स्क्वायर है प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर, ये जो आपको दिख रहा है, इसको आप क्या लिख सकते हैं जरा समझिए। अभी अभी हम लोग सदिश आर को ऐसा दिखा रहे थे, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, ऐसा दिखा रहे थे। तो आर एक्स आर वाई आर जेड क्रमशः एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष की दिशा में सदिश आर के घटक हैं, हिस्सा है। तो यदि पूछा जाए कि सदिश आर का परिमाण बताइए, यदि इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप ऐसे निकालेंगे अंडर रूट आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर और प्लस आर जेड का स्क्वायर, आप ऐसे निकालेंगे। तो यदि ध्यान से देखें कि अगर त्रिविम में जब सदिशों को 3 घटकों में तोड़ते हैं तो वो ऐसा फॉर्म में दिखाया जाता है और उसका रिजल्टेंट निकालना हो, परिणामी सदिश का परिमाण निकालना हो, तो जो है सो कि हम यहां से निकाल सकते हैं। तो ये जो अंडर रूट है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो जरा इसको ध्यान से देखिए, इसके अंदर वाला ये जब स्क्वायर इधर आएगा यानी अंडर रूट को हटा दिया जाए और ये जब स्क्वायर यहाँ आएगा तो ये वाला देखिए और ये वाला देखिए, यानी ये वाला जो पूरा का पूरा है वो आर स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पे आप रख सकते हैं ऊपर आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना जाएगा 1। मतलब क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना हो जाएगा 1। तो ये जो रिजल्ट है बड़ा ही हेल्पफुल है, जो हमें क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। ठीक है, अब यदि इसी को आप साइन के फंक्शन में दिखाना चाहते हैं, साइन के फॉर्म में दिखाना चाहते हैं, तो अभी अभी हमने क्या सॉल्व किया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो इस बात को आप समझिए कि अल्फा बीटा और गामा क्या थे। अल्फा बीटा गामा क्रमशः एक्स अक्ष वाई अक्ष तथा जेड अक्ष से सदिश आर जो है, सदिश आर के द्वारा बनाया गया कौन था, सदिश आर एक्स अक्ष से अल्फा कोण पे था, वाई अक्ष से बीटा कोण पर था और जेड अक्ष से गामा कोण पे था। वो तीनों से कुछ एंगल बना रहा था।
तो उस परिस्थिति में cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1 आ गया। अब इसको यदि साइन के फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो कि cos स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कर सकते हो, प्लस इसको कर सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा कर सकते हो, और इसको कर सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा कर सकते हो बराबर 1। अभी सिर्फ मैंने सब जो भी कॉस के फॉर्म में था उसको साइन के फॉर्म में चेंज किया फॉर्मूला से। तो 1 1 1 ऐड कर लीजिए 3 हो जाएगा, और माइनस तीनों में कॉमन है निकाल लीजिएगा तो ब्रैकेट में ऐसा आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल 1। देखिए मैंने माइनस जहां जहां भी था इन तीनों को एक साथ किया और माइनस को कॉमन निकाल लिया। तो अब क्या होगा, आप 3 को उधर भेज दीजिए तो क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1 माइनस 3। तो जब सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 3 ले जाएगा तो -2। अब उधर भी नेगेटिव साइन इधर भी नेगेटिव साइन कैंसिल आउट कर जाएगा, और फाइनली क्या जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। देखिए तो यही अगर कॉस के रूप में है, कॉस के फॉर्म में अगर फंक्शन है तो वो 1 हो रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, और साइन के फॉर्म में है तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2 हो रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि कॉस के फॉर्म में अगर होगा तो 1 होगा, साइन के फॉर्म में होगा तो वो 2 होगा। ठीक है, अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि कोई भी सदिश यदि त्रिविम में है, 3 डायमेंशनल वेक्टर है, तो उसके हम 3 घटक x एक्सिस के लॉन्ग, y एक्सिस के लॉन्ग और z एक्सिस के लॉन्ग, अर्थात तीनों अक्षों के अंदिश किस प्रकार से हम उसका घटक तोड़ सकते हैं। तो एक तो तरीका हमारे पास ये था कि अगर कोई सदिश त्रिविम में है, जैसे मान लीजिए कि यह सदिश r है और यह x अक्ष से अल्फा कोण पे है, जैसे ये हमारा है x एक्सिस, ये है y एक्सिस और ये है z एक्सिस। तो x अक्ष से यह जो सदिश r है वह अल्फा कोण पे है, तो इसका x घटक सदिश r का x घटक कितना हो जाएगा, r cos अल्फा, क्योंकि जिधर एंगल होता है उधर घटक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सदिश का परिमाण और इनटू cos थीटा वो जो एंगल होता है। अच्छा, अगर यही सदिश r y अक्ष से बीटा कोण पर, y अक्ष से बीटा कोण पर हो तो इसका y घटक कितना हो जाएगा, ry बराबर सदिश r का परिमाण r और इनटू cos बीटा, और यही सदिश r जो है z एक्सिस से गामा कोण पे हो तब क्या हो जाएगा, rz बराबर, यानी ये वाला जो कोण है ये यदि गामा हो तो rz बराबर हो जाएगा r cos गामा। ठीक है, तो यहाँ पे यह जो अल्फा बीटा और गामा ये जो कोण है, ये सदिश r x अक्ष और y अक्ष और z अक्ष, इन तीनों एक्सिस से जो अलग अलग एंगल बना रहा है वह कोण है अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, अब इसी सदिश को एक दूसरे तरीके से हम लोग त्रिविम में 3D में उसके अलग अलग कंपोनेंट हम तोड़ सकते हैं। उसका तरीका थोड़ा सा अलग होगा। हम लोग क्या करेंगे कि जैसे एक सदिश दिया हुआ है तो पहले उसको 2 घटक तोड़ेंगे, एक होगा अक्ष के अंदिश और दूसरा होगा किसी प्लेन में, और जो घटक प्लेन में आएगा उसके 2 घटक हम तोड़ देंगे, तो जो सदिश हमको दिया रहेगा वह 3 घटकों में वियोजित हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस का एक छोटा सा कॉम्बिनेशन बनाया है जो आपके सामने एक प्रिय छात्र राणा प्रताप सिंह प्रस्तुत करेंगे आपके सामने।
सो वेलकम, आपका स्वागत है। आइए, यहाँ पे ये आप देख लीजिए क्या है। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। ठीक है, आप जो बोर्ड पे ये जो देख रहे हैं चित्र, ये वाला एक्स है, ये वाई और ये जेड। ठीक है, तो 3 एक्सिस है। तो जैसा आपको बोर्ड पे दिख रहा है वैसा ही यहाँ भी। ठीक है, तो यह जो सदिश है वह आर है, ये जो वेक्टर आर है ये कुछ ऐसा है, ये किसी प्लेन में नहीं है, किसी तल में नहीं है। यह क्या, जैसे इस प्रकार से है कि एक्स अक्ष से कुछ कोण बना रहा है जिसको हम अल्फा बोल रहे हैं, ये वाई अक्ष से कुछ कोण बना रहा है जिसको हम बीटा बोल रहे हैं, और यह जेड एक्सिस से भी कुछ कोण बना रहा है जिसको हम गामा बोल रहे हैं। ठीक है, तो यह जो वेक्टर है वो किसी प्लेन में नहीं है, ना इस प्लेन में है, ना इधर है और ना ही इस प्लेन में। ठीक है, ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिविमीय। तो इसका 3 घटक तोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे क्या, इसको 2 घटकों में विभाजित करेंगे। एक घटक होगा इसका y अक्ष के तरफ और एक घटक होगा इसके परपेंडिकुलर y अक्ष के लंबवत इस xz प्लेन में। ठीक है, और यह जो घटक आएगा इसके हम लोग 2 पार्ट कर देंगे, इसको 2 घटकों में विभाजित कर देंगे, एक इधर z एक्सिस के अनुदिश और एक इसका इधर x एक्सिस के अनुदिश। ठीक है, तो अभी हम लोग ये काम यहाँ पे करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो वेक्टर है, ये जो सदिश है, अगर ऐसा है तो ये कहाँ पे है, तो यह xy प्लेन में। xy प्लेन का मतलब जैसे मान लीजिए कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो ये जो प्लेन हुआ, ये जो तल हुआ, ये कौन सा तल है, xy तल है, xy प्लेन। अच्छा, ये कौन सा तल है, तो ये z एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो क्या हो गया, yz प्लेन हो गया, yz तल हो गया। अच्छा, फिर नीचे आ जाइए, ये वाला कौन सा प्लेन हो जाएगा, सोचिए, ये वाला जो प्लेन है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, x एक्सिस, z एक्सिस, तो xz प्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई वेक्टर प्लेन में है, मतलब तल में है, यहाँ पे है, ऐसे है, ऐसे, इस तरह का किसी भी एंगल पे, तो इसके 2 कंपोनेंट टूटते हैं, 2 घटक टूटते हैं, क्योंकि इसका तीसरा घटक 0 हो जाएगा। आई बात समझ में, तीसरा कंपोनेंट नहीं होगा। कोई भी वेक्टर किसी प्लेन में है तो उसके 2 ही घटक होंगे। इसीलिए हम लोगों ने समतलीय सदिश को जब 2 घटकों में विभाजित कर रहे थे तो एक x घटक मिल रहा था, एक y घटक मिल रहा था। या अगर कोई इस प्लेन में है तो इसका भी 2 घटक होगा, एक z की तरफ होगा और एक y की तरफ होगा, 2 ही घटक होगा, तीसरा x वाला 0 हो जाएगा। तो जब भी कोई वेक्टर प्लेन में होगा, वो इस तल में हो या यहाँ वाले प्लेन में हो, कहीं भी, या इस प्लेन में हो, कहीं भी, ठीक है, तो 2 घटक होंगे और तीसरा घटक एक ना कोई कंपोनेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये जो वेक्टर है वह त्रिविमीय में है, मतलब इसका कुछ हिस्सा x की तरफ है, कुछ हिस्सा y की तरफ है और कुछ हिस्सा z की तरफ है। ये तीनों एक्सिस के अलोंग इसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि यह जो सदिश r है वह y एक्सिस से, ये जो y अक्ष है इससे थीटा कोण बना रहा है, मतलब सदिश r और ये जो y अक्ष है इसके बीच का कोण कितना है, थीटा। यानी यहाँ पे अगर दिखाया जाए तो यह जो सदिश r है और यह जो y अक्ष है इसके बीच का जो ये वाला कोण है वो थीटा है। ठीक है, तो अब इसका हम यदि ये वाला घटक पूछें, सदिश r का कितना हिस्सा, कितना घटक y अक्ष की दिशा में है, तो हम क्या करेंगे, ry बराबर सदिश r का परिमाण इंटू कॉस थीटा कर लेंगे, क्योंकि जिधर एंगल होता है उधर हम लोग कॉस थीटा कर लेते हैं। तो ry मिल गया r cos थीटा। ये दूसरा तरीका है। ये जो तरीका था हमारा ये अलग था, जिसको हमने पहले कर लिया है, लेकिन ये जो तरीका है कुछ डिफरेंट है। ऐसा सोचना है कि सदिश r जो है वो y अक्ष से थीटा कोण पे है, तो क्या होगा, r cos थीटा इधर हो जाएगा। अब इसका जो दूसरा घटक होगा वो कहाँ होगा, तो ठीक इसके लंबवत, इसके परपेंडिकुलर, तो ठीक इसके जो है लंबवत, यानी समझिए इस बात को, ये जो xz प्लेन है, ये जो xz प्लेन है इसमें ये वाला लाइन है, इस प्लेन में है, इस तल में है। तो ये जो y अक्ष है और ये जो हम लाइन ले रहे हैं
और ये जो वेक्टर है, ये तीनों एक ही प्लेन में है। ऐसे बात को समझिए, ये लाइन, ये सदिश r और ये y, ये तीनों एक ही तल में है, ठीक है। और ये जो है ये कहाँ है, xz प्लेन में है। तो ये और ये एक दूसरे से क्या हो गए, 90 डिग्री के लंबवत। अच्छा, ये वाला कोण कितना है, y अक्ष और वेक्टर r के बीच का कोण हमने क्या माना है, थीटा। तो अगर यह थीटा है तो r cos थीटा इधर है, और ठीक इसके लंबवत जो घटक होगा दूसरा, वो कितना हो जाएगा, r sin थीटा इधर हो जाएगा। यानी इसका एक जो कंपोनेंट होगा वो ये जो xz प्लेन है इसमें आ जाएगा कुछ ऐसे इधर, और ये कितना हो जाएगा, r sin थीटा। तो ये जो घटक है r sin थीटा और ये जो घटक है r cos थीटा, ये दोनों एक दूसरे से लंबवत होंगे। ये कहाँ होगा, y अक्ष के अनुदिश। r sin थीटा ये किधर होगा, ये होगा xz प्लेन में होगा, x इस अक्ष के अनुदिश ऐसे होगा, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, ये सदिश दो घटकों में टूट गया, एक इधर और एक इधर। लेकिन ये जो r sin थीटा आया है, जैसे ही इसका दूसरा कंपोनेंट आप ऐसे तोड़िएगा, ये जैसे ही इस प्लेन में आएगा, ये जैसे ही इसका घटक प्लेन में आएगा, वैसे ही यह x अक्ष से कुछ कोण बनाएगा या z अक्ष से भी कुछ कोण बनाएगा। तो किसी को मान सकते हैं। तो मान लेते हैं कि यह जो r sin थीटा वाला हिस्सा आया है वह x अक्ष से अल्फा कोण पे है, यानी x अक्ष से कितना कोण पे है, अल्फा कोण पे, ठीक है। तो अब हमको ये निकालना है कि इस हिस्से का कितना हिस्सा x अक्ष की दिशा में, इस घटक का कितना पार्ट x एक्सिस के डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इसका परिमाण r sin थीटा और गुणे cos अल्फा, क्योंकि ये जो एंगल है वह अक्ष और उस सदिश के बीच में है। तो हमको किसी भी सदिश का घटक तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, उसका परिमाण और गुणे सदिश और अक्ष के बीच का जो कोण है उसका cos ले लेते हैं। तो हमने वही किया है। अच्छा, अब इसका जो इधर होगा, इधर जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, तो इस सदिश का परिमाण r sin थीटा और इनटू sin अल्फा, क्योंकि जिधर एंगल है उधर cos लेते हैं। ये तो r sin थीटा दोनों में परिमाण है इस वेक्टर का, लेकिन जो इधर cos अल्फा ले रहे हैं उसका कारण क्या है, क्योंकि इधर एंगल था और ठीक इस x एक्सिस से 90 डिग्री पे z एक्सिस है, तो इधर लेना होगा। तो इधर एंगल नहीं है तो क्या लेंगे, sin अल्फा, इस एंगल का साइन लेंगे। तो ये हो गया कौन सा, z एक्सिस। तो हुआ दरअसल ये कि जो वेक्टर r था इसको हमने पहले दो रूप में तोड़ा, एक y अक्ष के अनुदिश और एक xz प्लेन में। जो xz प्लेन में आया उसको हमने दो घटक में अलग अलग तोड़ दिया, कौन सा, एक z एक्सिस के लॉ और एक x एक्सिस के लॉ। तो यहाँ पे rx बराबर कितना हो गया, r sin थीटा cos अल्फा, ry कितना हो गया, r cos थीटा, और rz कितना हो गया, सदिश r का वह घटक जो z अक्ष की दिशा में है, तो हो गया r sin थीटा sin अल्फा। यहाँ पे यह ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ थीटा क्या है, तो थीटा जो है सदिश r तथा सदिश r तथा y अक्ष के बीच का कोण है, ठीक है। यह जो थीटा जो है वह सदिश r तथा y अक्ष के बीच का कोण है। तो थीटा क्या है, अल्फा क्या है, अल्फा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जो xz तल में जो घटक आया है r sin थीटा, xz तल में प्राप्त घटक कौन सा, r sin थीटा की दिशा तथा x अक्ष के बीच का कोण है। तो यहाँ पे थीटा और अल्फा की जो पहचान है, जो इंडिकेशन है मैंने लिख दिया क्योंकि आपको पहचानने में प्रॉब्लम ना हो।
तो ये हो गया x घटक, ये हो गया y घटक और ये हो गया z घटक। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हमने क्या माना था कि यह जो सदिश r है y अक्ष से थीटा कोण पे है। ठीक है। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि यह जो सदिश r है वह x अक्ष से कुछ कोण दिया हो। ठीक है। तो अगर x अक्ष से यह अगर कोण दिया हुआ है, x अक्ष से यह थीटा दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, r cos थीटा कर देंगे तो ये वाला घटक मिल जाएगा, और जब r sin थीटा करेंगे तो ठीक इस x एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लंबवत इधर होगा उधर मिलेगा। मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ ऐसे, जो इस प्लेन में होगा। इस बात को समझिए कि ये जो x एक्सिस है इसके ठीक लंबवत ये लाइन है जो कहाँ है, y z प्लेन में है, और ये वाला और ये वाला, ये तीनों एक ही प्लेन में है। तो ये अगर थीटा दिया रहेगा वेक्टर, ये जो सदिश है और x अक्ष के बीच का कोण दिया हो थीटा, तो r cos थीटा इधर हो जाएगा क्योंकि थीटा इधर है, और ठीक इस अक्ष के लंबवत r sin थीटा इधर हो जाएगा। लेकिन ये जो r sin थीटा आएगा अब ये तो प्लेन में आ गया ना, तो प्लेनर वेक्टर का जो द्विविमीय घटक होता है तोड़ना आसान है। जैसे ही ये r sin थीटा मिलेगा तो ये y अक्ष से कुछ कोण बना रहा होगा, तो जैसे ही ये कोण बना रहा होगा तो इसका परिमाण और इनटू cos, ये जो एंगल होगा अल्फा मान लीजिए, तो इधर वाला घटक मिल जाएगा, और इसका परिमाण और ये वाला जो इसका परिमाण और ये वाला जो एंगल है उसका साइन ले लेंगे तो ये वाला मिल जाएगा। तो आप इस सदिश को पहले दो घटक में तोड़िए, और फिर जो दूसरा घटक जो किसी प्लेन में चला जाएगा, किसी तल में चला जाएगा, उसके दो कंपोनेंट हम तोड़ लेंगे, तो फिर वो जो सदिश r है वो पूरा का पूरा जो है सो कि त्रिविमीय घटक में टूट जाएगा। तो ये था दूसरा तरीका जिसे आप किसी सदिश को तीनों डायमेंशन के अलॉन्ग, तीनों अक्षों के अनुदिश आप उसे घटकों में विभाजित कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। एक और मैं बिल्कुल ही आसान तरीका बता रहा हूं, अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो रही हो तो, कोई भी अगर सदिश त्रिविम में है तो ये तय है कि उसके पास कुछ ना कुछ, उसका कुछ हिस्सा x की तरफ होगा, कुछ y की तरफ होगा और कुछ z की तरफ होगा। तो कोई भी घनाभ का विकर्ण जो है वह एक त्रिविम सदिश के रूप में होता है। किसी भी घनाभ का जो विकर्ण होता है वह त्रिविम सदिश के रूप में होता है। अगर ध्यान से देखिएगा तो घनाभ का जो विकर्ण होता है या घन का जो विकर्ण होता है वह किसी प्लेन में नहीं होता। कभी भी महसूस कीजिएगा या ध्यान से देखिएगा तो xy में नहीं होगा, yz प्लेन में नहीं होगा, xz प्लेन में, कभी किसी प्लेन में नहीं होगा। वो हमेशा 3D में होता है, 3 डायमेंशनल होता है। जो विकर्ण होता है उसको ध्यान से देखिएगा तो वो कुछ एक्सिस की तरफ होता है, कुछ y एक्सिस की तरफ होता है और कुछ z एक्सिस की तरफ होता है। तो कोई भी जो सदिश है जो त्रिविम में होगा उसका कुछ rx का वैल्यू होगा, मतलब कुछ x एक्सिस का उसका घटक होगा, कुछ y एक्सिस का घटक होगा, कुछ z एक्सिस का घटक होगा। तो कोई भी त्रिविम में जो सदिश है तो उसको आप घन के विकर्ण के रूप में मान सकते हैं। ठीक है। तो विकर्ण की जब लंबाई आप निकालते हैं, विकर्ण की जब आप लंबाई निकालते हैं, डायगोनल की जब आप लंबाई निकालते हैं, एक फॉर्मूला लगाते हैं √L² + B² + H²। लेकिन यहाँ पे वेक्टर r जो है वो क्या है, rx i कैप प्लस ry j कैप प्लस rz k कैप। तो अगर ध्यान से देखिए तो rx ry rz क्या है, सदिश r के वो तीन क्रमशः घटक हैं जो x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के अनुदिश हैं। तो यदि आपको इस सदिश r का परिमाण निकालना है तो जिस प्रकार से लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का वर्ग करके योगफल का वर्गमूल निकालते हैं जिससे घनाभ का विकर्ण मिलता है, ठीक उसी प्रकार से इस सदिश r का परिमाण निकालने के लिए अंडर रूट जो x कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस जो y कंपोनेंट है, y घटक है उसका स्क्वायर प्लस जो z कंपोनेंट है rz का स्क्वायर का अंडर रूट, ये कर देंगे तो आपको परिणामी सदिश r का जो है परिमाण मिल जाए। ठीक है। जैसे एक सिंपल सा मैं आपको क्वेश्चन दूं कि वेक्टर a = 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। इसका मतलब एक सदिश है जो 2 इकाई x अक्ष की तरफ है, 4 इकाई y अक्ष की तरफ है और 6 इकाई z अक्ष की तरफ है। तो इसका जो है सो कि बताइए कि सदिश a का परिमाण कितना होगा, a बराबर, तो हम क्या करेंगे,
अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, स्क्वायर कर दीजिए, जो भी होगा उसका वर्गमूल निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से किसी 3 डायमेंशनल वेक्टर का हम कंपोनेंट या उसका कंपोनेंट तो तोड़ ही सकते हैं, 2 तरीका था। और उसका अगर परिमाण निकालना हो, मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं।